नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। ये सब बहुत पुरानी बातें हैं। मैंने भी उसी रोशनपुर के दयानंद इंटर कॉलेज से एक दिन इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की थी। इसके बाद मैं कानपुर में रहकर बीएससी करने के साथ ही मेडिकल के इंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग करता रहा। मैं हर शनिवार को रोशनपुर चला आता था और इतवार को अपने पुराने मित्रों के साथ घूमता रहता था। कभी कभी शंकर के पास भी चला जाता तो उसके ठाठ बाट देखकर दंग रह जाता। शंकर अब भी मुझे बहुत मानता था। इतवार को अक्सर उसके अखाड़े पर ही मेरी दोपहरी गुजरती और दावतें उड़ती। उन दिनों वह चेयरमैनी के चुनाव में खड़े होने की तैयारियां कर रहा था। मैं भी अपनी समझ से उसे राय देता रहता। उसके चुनाव का घोषणा पत्र भी मैंने ही तैयार किया था। इंटर के बाद इसी तरह मौज मस्ती करते हुए मेरे 2 साल गुजर गए। बीएससी करते ही आयुर्वेदिक कॉलेज हरिद्वार में मेरा एडमिशन हो गया था। इसके बाद रोशनपुर में क्या कुछ हो रहा है मुझे भी ठीक से पता नहीं चल पाता था। मैं जिस दिन BAMS में सिलेक्ट हुआ उस दिन मेरे पिताजी को बहुत दुख हुआ था। उन्होंने कहा भी था, अंकित तुम बहुत नालायक निकले। अगर इन आवारा लड़कों के संग न रहकर मेहनत से पढ़ लिख लेते तो आज तुम्हारा भी MBBS में सिलेक्शन हो जाता। मैं भला क्या कहता। सिर झुकाए चुपचाप खड़ा उनकी बातें सुनता रहा। मुझे भी तो कोई बहुत खुशी नहीं हो रही थी। पिताजी सचमुच ठीक ही कह रहे थे। इसमें रत्ती भर भी झूठ नहीं था। BAMS की डिग्री भी कोई डिग्री है, न ही कोई अच्छी नौकरी मिलने की संभावना और न ही निजी प्रैक्टिस में यश या अधिक धन अर्जित करने का स्कोप। पिताजी का उस दिन नाराज होना एकदम से जायज ही था। मैं भी उस दिन बहुत निराश हुआ था और फिर एक दिन बहुत बेमन से ही हरिद्वार के आयुर्वेदिक कॉलेज में पढ़ाई करने चला गया था। पर वहां जाकर धीरे धीरे मेरी सारी निराशा खत्म होती गई और मैं पूरे उत्साह में अपनी पढ़ाई में जुट गया। बीच बीच में अब जब भी रोशनपुर जाता दीपक से मुझे सारे रोशनपुर की जानकारी मिल जाती। पर एक दिन पिताजी का ट्रांसफर रोशनपुर से लखनऊ हो गया और फिर इसके बाद मेरा भी रोशनपुर जाना नहीं हो पाया। मेरी कभी कभी बहुत इच्छा होती ही कि एक बार रोशनपुर जाकर अपने पुराने मित्रों से मिलाऊं। विष्णु, शंकर, दीपक, रमेश के बारे में जानने की भी बड़ी उत्सुकता रहती और सबसे अधिक उत्सुकता रहती नूतन के बारे में जानने की। उस दिनों वही तो हमारे रोशनपुर की ब्यूटी क्वीन थी। पर मेरे वहां जाने की बात सुनकर पिताजी बहुत नाराज हो जाते। वे कहते, कोई जरूरत नहीं है अब उन आवारा दोस्तों से मिलने की। उनके चक्कर में पड़कर ही तो तुमने अपना करियर बर्बाद किया है। वाह, उनसे मिलने के लिए इतने उतावले होए जा रहे हो। मेरी ही मति मारी गई थी जो इतने दिनों तक रोशनपुर में पड़ा रहा। पहले ही किसी तरह लखनऊ ट्रांसफर करा लेता तो तुम्हारा करियर तो बन जाता। मैं उनकी नाराजगी देखकर हर बार रोशनपुर जाने का कार्यक्रम स्थगित कर देता। इसी तरह कई साल निकल गए। पहले तो पत्रों का सिलसिला चलता रहा, फिर मेरे पास दीपक, सुरेश, रमेश, शंकर आदि मित्रों के पत्र आने भी बंद हो गए। मैं धीरे धीरे उन लोगों को भूलता गया और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त हो गया। हरिद्वार में मेरे और भी नए नए दोस्त बन गए थे। उन लोगों के साथ मेरी अच्छी गुजर रही थी। फिर एक दिन BAMS करके मैं वापस लखनऊ भी लौट आया।
आवश्यक इंटर्नशिप करने के बाद अपनी एक छोटी सी क्लिनिक खोलकर अपनी प्रैक्टिस भी करने लगा। पर आज इतने सालों बाद प्रकाश नारायण सर से अचानक ट्रेन में मुलाकात होने पर मेरा रोशनपुर जाने का बहुत मन कर रहा था। मैं अपने एक उपन्यास के प्रकाशन के सिलसिले में दिल्ली गया था। मेरा उपन्यास प्रकाशन के लिए एकदम तैयार था, बस कवर पेज को लेकर जरा दुविधा थी। प्रकाशक से मिलकर मैं एकदम संतुष्ट हो गया। उसने 3-4 कवर पेज तैयार कर रखे थे। एक कवर पेज मुझे बहुत पसंद आया, मैंने उसे ही फाइनल कर दिया और एक दिन दिल्ली में अपने साहित्यकार मित्रों के साथ गुजारकर खुशी खुशी लखनऊ लौट आया। इसके बाद कुछ महीने और भी गुजर गए। गर्मी के बाद बरसात का मौसम भी आकर चला गया, सर्दियाँ शुरू हो गई थी। इस बीच कई बार दिल्ली भी जाना पड़ा। हर बार वही होता, रास्ते में जब भी रोशनपुर पड़ता दिल यही करता कि यही उतर जाओ, पर मजबूरी ऐसी होती है कि उतर नहीं पाता और मन ही मन सोचता कि चलो अगली बार जरूर रोशनपुर उतर जाऊंगा। क्या करूं, व्यस्त ही इतना रहता था कि एक दिन की फुर्सत भी नहीं मिल पाती थी कि अपनी मर्जी से कहीं आ जा सकूं। क्लिनिक के समय मिलता तो लेखन में व्यस्त हो जाता। कई पत्र पत्रिकाएं के लिए मुझे लिखना पड़ता था। लिखने से हालांकि कोई खास आर्थिक लाभ नहीं होता था, पर लेखन मेरे लिए एक नशा सा हो गया था। बिना लिखे मुझे चैन ही नहीं मिलता था। मेरी जब भी कोई कहानी या कविता किसी बड़ी पत्र पत्रिका में छप जाती तो मुझे सचमुच बहुत खुशी होती थी, आत्म संतुष्टि भी मिलती थी। अक्सर बहुत से लोग मुझसे पूछते भी, अंकित हर महीने तुम्हारे कितने लेख, कहानियां और कविताएं पत्र पत्रिका में छप जाते, इससे तो तुम्हें खूब पैसा मिलता होगा। उनकी बातें सुनकर मैं वाकई हैरान हो जाता था। हर महीने पत्र पत्रिका में मेरी कितनी कहानियां कविताएं छप जाती है, पर उन सब से मुझे कितना पैसा मिल जाता है, मैं यह सब कभी भी उनको ठीक ठाक नहीं बता पाता था। सच पूछो तो मैंने कभी इन सब का हिसाब भी नहीं रखा था। फिर इन सब का हिसाब रखने से भला फायदा ही क्या था? लेखन से भी भला क्या गृहस्थी चलती है? कभी कभी मुझे भी पिताजी की बातें याद करके बहुत अफसोस होता था कि अगर मैंने उन दिनों आवारागर्दी न करके मेहनत से पढ़ लिख कर लिया होता तो आज MBBS डॉक्टर होता और कहीं अच्छी खासी नौकरी कर रहा होता। लेकिन गनीमत थी कि अब पिताजी इस बारे में मुझसे कुछ भी नहीं कहते थे। वह भी शायद समझ गए थे कि जो कुछ भी इंसान के प्रारब्ध में होता है उसे वही मिलता है। मुझे आज भी ठीक से याद है, वह दिसंबर का महीना था। मैं अपनी क्लिनिक में बैठा मरीज देख रहा था, तभी मुझे पोस्टमैन अपनी तरफ आते हुए देखा। मैंने उसका स्वागत करते हुए कहा, आओ आओ लोकेश भाई, क्या ले आए हो? लोकेश ने मुस्कुराते हुए मुझे 2 लिफाफे पकड़ा दिए। एक में मेरी किसी कहानी का चेक था, जिसे पाकर मुझे बड़ी खुशी हुई। दूसरी डाक एक शादी का कार्ड था। मैंने उसे खोलकर देखा तो हैरान रह गया। वह कार्ड शंकर का था, जो कि रोशनपुर से आया था। कार्ड के साथ शंकर का एक पत्र भी था, जिसमें लिखा था, प्रिय मित्र अंकित जी, सप्रेम नमस्ते। आशा है कि आप स्वस्थ एवं आनंद हो गए। एक पत्रिका से जिसमें पिछले महीने ही आपका लेख छपा था। पता लेकर आपको पत्र लिख रहा हूँ। आप तो सबसे रोशनपुर से गए हैं, लौटकर आने का कष्ट ही नहीं किया। हम लोगों से आखिर ऐसी कौन सी गुस्ताखी हो गई है? खैर, हम सब आपको भूले नहीं हैं और नहीं कभी भूल सकते हैं। मुझे आपको ये सूचित करते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि मेरे बेटे की शादी तय हो गई। शादी इसी महीने की 24 तारीख को रविवार के दिन है। विवाह के सारे कार्यक्रम रोशनपुर के मेरे फार्म हाउस में ही संपन्न होंगे। आप सादर आमंत्रित थे। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप इस शुभ अवसर पर यहाँ सपरिवार अवश्य आए और अपने भतीजे को आशीर्वाद देकर हमें कृतज्ञ करें। शेष
बहुत सी बातें आपके आने पर होगी। ससने आपका ही शंकर सक्सेना। सालों बाद अचानक मुझे शंकर का पत्र पाकर बहुत प्रसन्नता हुई। मैं तो खुद भी एक बार रोशनपुर जाकर सब लोगों से मिलना चाहता था, पर जाने क्यों वहाँ इतने दिनों बाद जाने में कुछ संकोच सा भी होता था। वाह, इसे अच्छा मौका फिर कब मिलेगा? शायद भगवान ने ही मेरी सुन ली थी। मैं यही सब सोचता हुआ शादी के कार्ड को उलट पलट कर पढ़ता रहा। कार्ड से ही मुझे मालूम पड़ा कि शंकर के बेटे का नाम वैभव है। शंकर की पत्नी कैसी होगी? मैं मन ही मन कल्पना करने लगा। मुझे आज भी ठीक से याद है, जिस दिन मुझे शंकर का पत्र मिला था उस दिन दिसंबर की 15 तारीख थी। मैंने उस दिन स्टेशन जाकर 23 तारीख की रात्रि की ट्रेन का रिजर्वेशन करवा लिया था। सोचा था कि 24 तारीख को सुबह 7 बजे के लगभग रोशनपुर पहुंच जाऊंगा, तो अपने पुराने मित्रों से भी मिल लूंगा। शंकर से भी कुछ देर बाद हो जाएगी। वैसे भी वह बेटे की शादी में बहुत व्यस्त होगा। 24 तारीख रात्रि 3 बजे 30 बजे ही एक्सप्रेस ट्रेन से मुझे वापस भी लौटना था। उसका भी रिजर्वेशन मैंने करा लिया था। इतना सब कुछ करके मुझे सुकून की सांस ली। मुझे ठीक से याद है 23 दिसंबर की उस रात को बहुत सर्दी थी, पर इतने दिनों बाद रोशनपुर जाने के नाम पर मैं बहुत उत्साहित था। ट्रेन आधे डेढ़ घंटे से ही आई थी। स्टेशन पर काफी भीड़ भाड़ थी, पर रिजर्वेशन होने के कारण मुझे किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई। मैं आराम से अपनी रिजर्व सीट पर बैठ गया। मैं 24 तारीख की सुबह 9 बजे रोशनपुर पहुंचा। रिक्शा करके जिस समय मैं पातीराम कुचा पहुंचा, उस समय सुबह के 9 बजे के 30 बज रहे थे। मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि अब पहले वाला कस्बा रोशनपुर नहीं रहा था। यहाँ भी बड़े बड़े मॉल बन गए थे। हालांकि इतनी सर्दी के कारण अभी तक बाजार खुला नहीं था, फिर भी सड़कों पर काफी रौनक नजर आ रही थी। इलाहाबाद बैंक अब भी अपनी पुरानी जगह पर ही स्थित था। उसी इलाहाबाद बैंक की बगल से ही मेरी रिक्शा पातीराम कुचे की तरफ मुड़ गया। दीपक मुझे पातीराम कुचे में घुसते ही मिल गया था। कुछ देर तो वह मुझे अजनबी की तरह देखता रहा। फिर रिक्शे वाले को आवाज लगाकर उसने उसे रोका और मेरे नजदीक आकर बोला, अंकित हो ना? मैंने कहा हाँ, लेकिन मैं उसे पहचान नहीं पा रहा था। अब वो काफी मोटा सा हो गया था, बढ़िया सा सूट बूट पहने हुआ था। उस दिन सर्दी भी बहुत थी। आखिर दिसंबर का आखिरी सप्ताह चल रहा था। वो बोला, काफी बदल गए हो, तुम्हारे तो सारे बाल ही सफेद हो गए। अगर शंकर कल तुम्हारे आने का जिक्र न करता तो मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाता। लेकिन मैं अब भी असमझ में था और उसे न पहचानने पाने के कारण बहुत सी असुविधा सी महसूस कर रहा था। वह शायद मेरी स्थिति समझ गया था, इसलिए खुद ही अपना परिचय देते हुआ बोला, पहचान नहीं पाए ने? मैं दीपक हूँ, दीपक शुक्ला। याद है ना, लड़कपन में हम लोग कितनी मस्ती किया करते थे। मैंने उसका हाथ गरम जोशी से दबाते हुए कहा, वाह, पहचानूंगा कैसे नहीं? तुम्हारी पिट्टी बुआ के कमरे में बैठकर तो मैंने न जाने कितनी कहानियां सुनी थी। बिट्टू बुआ की बात सुनकर वह मुस्कुराने लगा। फिर मेरा हाथ पकड़कर बोला, चल मेरे घर चल। बिट्टू बुआ जी तो अब नहीं रही, पर उन्हीं के कमरे में बैठकर आज मैं तुम्हें एक सच्ची घटना सुनाऊंगा। हो सके तो उस पर एक कहानी लिखना, या हो सके तो पूरा उपन्यास ही लिख देना। उपन्यास कहानियां भी तो सच्ची घटनाओं से ही प्रेरित होती है। वैसे भी अब तुम बहुत बड़े लेखक हो गए हो। तुम्हारी जब भी कोई कहानी किसी पत्र पत्रिका में छपती है तो हम रोशनपुर वाले बहुत ही चाव से पढ़ा करते हैं। तुम्हें तो हमेशा नए नए प्लान की तलाश रहती होगी। मैंने रिक्शे वाले को विदा करते हुए कहा, वह तो है, पर अभी नहीं यार, अभी तो मैं सीधा शंकर के पास ही जाऊंगा।
शाम को तुमसे मुलाकात होगी, तभी मैं तुमसे तुम्हारी कहानी सुनूंगा। तुम भी तो शायद कहीं जा रहे थे। मैंने उसे याद दिला। वह बोला, हाँ, कॉलेज। मैं भी तो अब उसी कॉलेज में टीचर हो गया हूँ जहाँ हम सब लोग कभी पढ़ा करते थे। वेरी गुड। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत खुशी हुई। वह बोला, चल ना, आज की छुट्टी मार लूंगा। बेकार में ही बच्चों को क्या नुकसान करेगा। शाम को तो हम लोग मिल ही रहे हैं। शंकर के बेटे की शादी में तो आ रहे हो ना? मैंने हंसकर उसका हाथ दबा दिया। वह बोला, हाँ, तब ठीक है, पक्का। पर 1-2 दिन तुझे मेरे घर भी रुकना पड़ेगा। सालों बाद तो तू आया है। अब पता नहीं इस जिंदगी में फिर कभी मुलाकात हो भी या नहीं। पत्र पत्रिकाओं में कभी कभी तुम्हारी कहानी कविताएं पढ़कर ही हम लोग तुम्हारी याद कर लेते। सच तो ये है अंकित भाई, अब इतनी फुर्सत ही किसे है कि पुराने दोस्तों की खोज खबर ली जाए। मैंने उसकी बात से सहमत होते हुए कहा, हाँ ठीक है, तुझसे कहानी सुने बिना थोड़े ही जाऊंगा। आखिर बिट्टू बुआ का कुछ तो असर तुझ पर भी तो पड़ा होगा। वे भी तो बहुत लंबी लंबी कहानी कई दिनों तक सुनाती रहती थी। फिर अब तू तो भी अध्यापक हो गया है, किससे कहानियां सुनाने में माहिर तो हो ही गया होगा। मेरी बात सुनकर वह हंसता हुआ चला गया। शंकर मुझे देखकर बहुत खुश हो गया। उसे शायद मेरे आने की आशा नहीं रही होगी, इसीलिए एकाएक मुझे सामने पाकर उसने मुझे गले से लगा लिया। मैंने उसे हैरत में देखकर पूछा, क्यों, तुम्हें क्या मेरे आने की आशा नहीं थी? वह बोला, सालों बाद देख रहा हूँ तुम्हें, तुम समझ नहीं सकते कि तुम मुझे कितनी खुशी हो रही है। मैंने कहा, हाँ, समय तो वाकई बहुत गुजर गया है, पर सचमुच मुझे तुम लोगों की याद बराबर आती रहती थी। वह बोला, वाह, याद आती थी तो कभी आए क्यों नहीं? ये सब तो बस कहने की बातें हैं। मैंने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है शंकर, पर न जाने क्यों यहाँ आते हुए बहुत संकोच सा लगता था। वो क्यों? अगर इतने सालों बाद मुझे कोई न पहचानता तो? वाह, कैसी बात करते हो अंकित। दूर रहने से क्या प्रेम कम हो जाता है? यहाँ कहो कि यहाँ आने का कभी समय ही नहीं मिला। जिंदगी भी तो आजकल बहुत तेज दौड़ रही है। मैंने कहा, अगर ऐसी बात होती तो क्या आज मैं तुम्हारा पत्र पाते ही दौड़ा चला आता? फिर तुम भी तो कभी मुझसे मिलने नहीं आए। लखनऊ तो तुम्हारा आना जाना लगा ही रहता होगा। लखनऊ तो नेताओं का तीर्थ स्थल है। सुनकर शंकर हंसने लगा। बोला, खैर छोड़ इस बात को, चल जल्दी से फ्रेश होकर कुछ खा पी ले, फिर हम लोग फार्म हाउस चलते हैं। नहाएगा, गीजर में गर्म पानी है, सारी थकान मिट जाएगा। मैंने कहा, ऐसी थकान नहीं है, रिजर्वेशन था, सारी रात सोता हुआ आया हूँ, पर गर्म पानी की सुविधा है तो ना ही लेता हूँ। शंकर ने अपने बेटे को आवाज लगाई। वैभव, एक सुदर्शन सा नवयुवक आकर बैठक में खड़ा हो गया। जी पापा जी। बेटा, ये अंकित अंकल है, लखनऊ से आए हैं। इतना सुनते ही वैभव ने बहुत श्रद्धा से झुककर मेरे पैर छुए तो मैं निहाल हो गया। फिर वह मुझे अंदर गेस्ट रूम में ले गया। बहुत ही आलीशान और आरामदायक मकान था। वहाँ सभी सुविधाएं उपलब्ध थी। नहा धोकर जब मैं बैठक में आया तब तक नाश्ता लग चुका था। 1-2 सज्जन वहाँ और भी आ चुके थे, शायद रिश्तेदार हो गए। हम लोगों ने नाश्ता किया। वही मेरी शंकर के पिताजी प्रेम बिहारी चाचा जैसी भी मुलाकात हुई। वह अब बहुत बूढ़े हो गए थे। इसके बाद शंकर ने मुझे एक और बुलाकर कहा, अंकित, तुम अब चाहो तो थोड़ी देर आराम कर लो, मैं जरा फार्म हाउस जाऊंगा, देखिए वहाँ क्या हो रहा है। मैंने पूछा, क्या लड़के वाले भी रोशनपुर के ही है? वह बोला, अरे नहीं, वे तो दिल्ली के हैं, पर यहीं आकर शादी करेंगे। सारा इंतजाम तो हम लोगों को ही देखना है। मैंने कहा, ठीक है, तब मैं भी चलता हूँ। इतने दिनों बाद रोशनपुर आया हूँ, जरा घूम-घाम कर देख तो कि क्या कुछ बदल गया है। पुराने दोस्तों से भी मिल लूंगा, यहाँ बैठकर भी क्या करूँगा। शंकर बोला, हाँ, यह भी ठीक रहेगा। उस दिन मैं सबसे पहले शंकर के साथ उसके फार्म हाउस गया। फिर वहाँ कुछ समय रुककर
पूरे दिन सारे रोशनपुर में घूमता रहा। यहाँ वहाँ जाकर पुराने दोस्तों से मिला तो मन खुश हो गया। उन्होंने मुझे इतना कुछ खिला पिया दिया था कि दोपहर को भोजन करने का मन भी नहीं हुआ। मैं जब शंकर के घर पहुंचा तो बहुत नाराज हुआ। बोला, हम सब तुम्हारे खाने पर इंतजार करते रहे और तुम्हारा कुछ पता ही नहीं है। हमारे यहाँ शादी पर आए हो या रोशनपुर घूमने? मैंने हंसकर कहा, क्या बताए भाई, पुराने दोस्त छोड़ ही नहीं रहे थे। इस समय भी बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाकर आ पाया हो। वाकई यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, कितने मिलनसार। शंकर बोला, तुझे आज पता चला? हम सब मित्र तुम्हें कितना याद करते हैं, तुम नहीं समझ सकते अंकित। खैर, सारे दिन घूमते रहे हो, थोड़ा खा पी लो फिर तैयार हो जाओ। सर्दी के दिन है, बारात जल्दी ही चढ़ जाएगी। मैंने कहा, दिन भर खाने पीने में ही तो गुजरा है, अब कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है। फिर रात की दावत के लिए भी तो पेट में जगह होनी चाहिए। शंकर बोला, तब ठीक है, आराम से तैयार हो जाओ। 7 बजे यहाँ से सब लोग निकल लेंगे। मैंने घड़ी देखी, 6 तो बज ही रहे थे। मैं गेस्ट रूम के अपने कमरे में जाकर अपने कपड़े चेंज करने लगा। तब तक बहुत सारे मेहमान आ चुके थे और घर में अफरा तफरी मची थी। ठीक समय पर ही हम लोग फार्म हाउस पहुंच गए थे। लड़की वालों की तरफ से हम लोगों की भव्य स्वागत किया गया। बहुत अच्छा प्रबंध था। जयमाला का कार्यक्रम हुआ। बहू दीपिका बहुत सुंदर थी। वैभव और दीपिका की जोड़ी खूब जम रही थी। शंकर ने बहुत ही इसरार करके हम सबको मंच पर बुला कर वरवधू के साथ फोटो खिंचवाई। वाकई उसका ये अपनापन देखकर हम सबको बहुत ही प्रसन्नता हुई। वहीं पर मैंने पहली बार शंकर की पत्नी को भी देखा। वे अब प्रौढ़ा हो चुकी थी, पर मानना पड़ेगा कि उस उम्र में भी वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। पर उनको देखकर मुझे न जाने क्यों रह कर ये लग रहा था कि इन सम्राट महिला को मैंने कहीं देखा है, पर कहाँ, ये ध्यान नहीं आ रहा था। आखिरकार मुझे रोशनपुर छोड़े हुए भी तो कई साल हो गए थे। उत्तर प्रदेश सरकार में वर्तमान मंत्री होने के कारण शादी में काफी भीड़ भाड़ थी। एक तरह से सारे रोशनपुर के लोग ही वहाँ उपस्थित थे। कई सांसद, विधायक, मंत्री और अन्य गणमान्य लोग भी वहाँ उपस्थित थे। वहीं पर मैंने प्रकाश नारायण सर को भी देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, पर भीड़ भाड़ के कारण मेरी उनसे किसी तरह की बातचीत नहीं हो सकी। इतनी भीड़ होने पर भी खाने पीने का बहुत ही अच्छा प्रबंध था। सब लोग खूब सुविधा से खा पी रहे थे। जयमाला का आदि का कार्यक्रम होने के बाद शंकर ने मेरे पास आकर कहा, देखो अंकित, अब तुम भी खा पी लो, इसके बाद गाड़ी तुम सभी को घर छोड़ाएगी। वही आराम से सोना, दिन भर के थके हुए हो। हम लोगों को तो रात भर यहीं रहना होगा। इतने विशिष्ट जन आए हैं, इन्हें भी तो देखना है। फिर क्या शादी विवाह के ही झंझट कुछ काम होते हैं? सचमुच शंकर की बात सच थी। मैं भी अब थक सा गया था, खा पीकर कुछ देर आराम कर लेना चाहता था। फिर रात के 3 बजे से 30 बजे के एक्सप्रेस ट्रेन से मेरा लखनऊ वापस लौट जाने का रिजर्वेशन भी तो था। इसीलिए मैंने शंकर की बात खुशी से मान ली थी। सोचा था कि थोड़ी देर आराम करके घर से ही मैं अपना सूटकेस लेकर स्टेशन निकल जाऊंगा। पर मैंने अभी खाना शुरू ही किया था, न जाने कहां से दीपक आ गया। वह शायद बहुत देर से मुझे ढूंढ रहा था। वह मेरे पास आते ही बोला, वाह, क्या घूम रहे हो तुम सारा दिन? मैं तो कॉलेज से आते ही शंकर के घर गया था, पर तुम नदारत थे। मैंने कहा, हाँ भाई, इतने दिनों बाद रोशनपुर आया हूँ। पुरानी दोस्तों को ढूंढ कर उनसे मुलाकात कर रहा था। वह बोला, चलो ये भी ठीक था। सब लोग तुम्हें याद भी बहुत करते थे। तुमसे मिलकर तो बहुत खुश हुए होगे। वाकई दीपक ठीक कर रहा था। मैंने कहा, हाँ, यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं। वह बोला, पुरानी दोस्तों की बात ही कुछ और होती है। अब तू जल्दी से खाना खा ले, फिर हम लोग निकलते हैं। कहाँ? सुनकर वह हैरान रह गया। वह बोला, क्यों, सुबह तुमने वादा नहीं किया था कि आज की रात तुम मेरे यहाँ बिताओगे? तुम्हारे जाने के बाद इस रोशनपुर में जो कुछ भी घटा तुम जानना नहीं चाहते हो? सचमुच ये सब जानने की मेरी भी बहुत इच्छा थी, खासकर इसीलिए तो मैं यहाँ आया था। शंकर को तो मैं देख ही रहा था कि एक दिन जैसा उसने कहा था, वह राजनीति में अपना मुकाम हासिल करके रहेगा। पर फिर
विष्णु का क्या हुआ और उस नूतन का, जो कि उस समय की मिस रोशनपुर थी, के बारे में जानने की भी मेरी बहुत इच्छा थी। वह तो शायद विष्णु से शादी करके वह सुखी गृहस्थ जीवन बिता रही होगी। मैंने कहा, हाँ दीपक, उन सब के बारे में जानने की तो मेरी भी बहुत इच्छा है, पर मुझे तो आज रात को ही लौट जाना होगा, क्योंकि 3 बजे से 30 बजे की एक्सप्रेस ट्रेन में मेरा रिजर्वेशन है। इस सुनकर वह बहुत नाराज हो गया। पत्नी के साथ रहते हुए गनीमत थी कि उसने मुझे गालियां नहीं दी। वह अपनी पत्नी संगीता से बोला, तुम देख रही हो इसकी हरकतें, बरसों बाद रोशनपुर आया है, वह भी अकेले और केवल एक ही दिन के लिए, इससे तो पिटने को भी चाह रहा हूँ। संगीता भाभी हंसकर बोली, हाँ यही तो आपने ठीक नहीं किया भाई साहब, भाभी जी और बच्चों को भी साथ लेकर आना चाहिए था, उनसे भी मुलाकात हो जाती। ये तो आपके यहाँ आने की बात सुनकर ही बहुत खुश हो गए थे, घर में रोज ही आपका जिक्र हो जाता है। संगीता भाभी के मुंह से सब सुन बहुत अच्छा लगा। अफसोस भी हुआ कि मुझे आज ही लखनऊ से लिए निकलना पड़ेगा। मुझे कम से कम एक दिन तो यहाँ रुकना ही चाहिए था। मैंने अफसोस जताते हुए कहा, क्या बताऊं, मजबूरी है भाभी जी, मुझे अपनी क्लिनिक भी तो देखनी है, नहीं तो बेचारे मरीज ना हक ही परेशान हो गए। एक काम की बहुत जिम्मेदारी का है। दीपक बोला, सुन रही हो ना इसकी बातें, अब तो ये बहुत बड़ा डॉक्टर हो गया है, इसकी क्लिनिक में तो मरीजों का मेला लगा रहता है। हम पुराने दोस्तों के लिए इसके पास कहाँ समय है। सुनकर संगीता भाभी मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, ठीक है भाई, मैं तुम्हारी साथ ही चलता हूँ, मुझे भी सारी बातें जानने की बड़ी उत्सुकता है, पर वहाँ से ठीक 3 बजे उठ लूंगा और शंकर के यहाँ से सूटकेस लेता हुआ स्टेशन चला जाऊंगा। दीपक झुझलाया तो बहुत, पर आखिरकार में यही तय रहा। उस समय रात के 11 बजे थे। हम लोग खाना खाकर शंकर की गाड़ी से दीपक के घर पहुँचे। उसका मकान भी तो उसी मोहल्लों में ही था। उस दिन उन्हीं बिट्टू बुआ कमरे में हमारा अड्डा जमा, जिनसे हम लोगों ने बचपन में न जाने कितनी कहानियां सुनी थी। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी, महात्मा गांधी जैसे देशभक्त और क्रांतिकारियों की कहानियां भी हम लोगों ने उनसे ही सुनी थी। पता नहीं उन्होंने न जाने कितनी कहानियां मुझ जुबानी याद थी। उस समय यही सोचकर हम सब बच्चों को बहुत आश्चर्य होता था। टुकड़ों टुकड़ों में भारत की स्वतंत्रता का इतिहास भी उन्होंने हम बच्चों को बताया था। तभी हम लोगों को मालूम पड़ा था कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए कितना संघर्ष किया था, कितनी तकलीफें उठाई थी। बिट्टू बुआ तो अब नहीं रही थी, पर उसी कमरे में उनकी एक बड़ी सी फोटो जरूर लगी थी। मैंने पूरी श्रद्धा से हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। सच पूछो तो लेखन के क्षेत्र में मेरी वही प्रथम गुरु थी। उन्होंने से कहानियां सुन सुनकर मुझे भी कहानियां पढ़ने लिखने का शौक लगा था। उस समय मेरी कुछ कहानियां कॉलेज की मैगजीन में छपी भी थी। बिट्टू बुआ ने उनकी खूब तारीफ की थी। उनकी तारीफ पाकर मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया था। शायद तभी से मेरे अंदर लेखन की बीज पनप गए थे। मैंने कमरे में चारों तरफ निगाह उठाकर देखा। एक क्रैंक में तमाम सारी किताबें करीने से लगी हुई थी। मेज पर तमाम पत्र पत्रिकाएं भी रखी हुई थी। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि दीपक को भी पढ़ने लिखने का शौक है। उसने बिट्टू बुआ की विरासत को अच्छी तरह से संभाल रखा था। निश्चित रूप से ये दीपक का स्टडी रूम था। दीपक ने अपना एक पजामा मुझे देते हुए कहा कि इसे पहनकर रजाई में घुस लो, ठंड बहुत है। मुझे भी सुबह से पैंट पहने बहुत असुविधा हो रही थी। मैंने अपना सूट उतार दिया और पजामा पहनकर झट से रजाई में घुस गया। मैं सारे दिन भागदौड़ के काफी थक गया था।
मेरी इच्छा हो रही थी कि कुछ देर आराम कर लूं। रजाई में दुबकते ही मुझे नींद भी आने लगी थी। वैसे भी मेरी जल्दी सो जाने की आदत है, पर मैं रोशनपुर के बाशिंदों की कहानी सुनने का लोभ भी सवरण नहीं कर पा रहा था। फिर मुझे 3:30 बजे वाली ट्रेन भी तो पकड़नी थी। दीपक भी कपड़े बदलकर मेरे पास आ बैठा। मैं अब तक इन सब लोगों के बारे में जानने को बहुत उतावला हो चुका था। मैंने पूछा, दीपक, जहाँ तक मुझे याद है, इस शंकर ने एक दिन दयानंद की जमीन पर कब्जा करके उसमें एक अखाड़ा खोला था। फिर अब उस अखाड़े का क्या हुआ? दीपक मेरी बात सुनकर हंसने लगा। मैंने पूछा, बताओ नी दीपक। दीपक बोला, ठीक है, मैं उसके बाद से ही सारी कहानी तुम्हें सिलसिलेवार सुनाता हूँ, तभी शायद तुम इन घटनाओं को लेकर कोई मजेदार उपन्यास लिख सकोगे। पर देखो, पात्र, स्थान आदि के नाम पूरी तरह से बदल देना, नहीं तो अपने ये मंत्री जी बहुत नाराज हो जाएंगे। मैंने हंसकर कहा, तू चिंता मत कर, मैं पूरी तरह से पात्रों, स्थानों आदि के नाम बदल दूंगा। वैसे भी अब अपने मंत्री जी को उपन्यास पढ़ने की फुर्सत ही कहाँ है। बस तो अब शुरू हो जा। दीपक बोला, ठीक है, तो मैं इसके बाद से ही कहानी शुरू करता हूँ। मैंने कहा, हाँ, इससे पहले की सारी बातें तो मैं जानता ही हूँ। रजाई में दुबकते ही दीपक शुरू हो गया था। शंकर को अखाड़े से जितनी आमदनी हुई, उसमें उसने एक बड़े सिलिके का काम किया। उसका काम सबको पसंद आया। जिसने भी देखा उसी ने कहा, वाह शंकर, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। अपने भविष्य के प्रति लापरवाह नहीं था शंकर। शंकर ने 2 भैंसें खरीदी थी। उसने ये भी ऐलान कर दिया था कि धीरे धीरे यहाँ पर एक बड़ी डेयरी होगी। उसकी डेयरी में बिल्कुल शुद्ध दूध मिलेगा। दूध में न जरा सा भी फेना होगा और न ही पानी। एकदम से प्योर मिल्क मिलेगा। डेयरी का नाम ही उसने रखा था प्योर मिल्क डेयरी। उस महलों में सचमुच कोई डेयरी नहीं थी। लोगों को दूसरे महलों से दूध लेने जाना पड़ता था। दोपहर को दूधिये साइकिल से दूध लेकर आते थे, सो भी खूब पानी मिलाकर। लोगों को उसकी ये डेयरी योजना खूब पसंद आई। उसने भी कायदा इसका उद्घाटन प्रभु दयाल जी से करवाया। अपने हाथों से पहला शुद्ध दूध का ग्लास भरकर उसने उन्हीं को पीने के लिए दिया। प्रभु दयाल सर ने शंकर की खूब तारीफ की। हाथों हाथ सारा दूध बिकने लगा। उससे मोहल्लों के कई लोगों ने कहा, दूध की तो बहुत खपत है शंकर, अभी तो और भी भैंस लाओगे ना? हाँ चाचा, क्यों नहीं, धीरे धीरे भैंसे बढ़ाता जाऊंगा। अब इस रोशनपुर का कोई भी बच्चा बिना दूध के नहीं सोएगा, ये मेरा दावा है। यह प्योर मिल्क डेयरी मैंने इसीलिए तो खोली है, बच्चे बच्चे को दूध मिले, बच्चा बच्चा स्वस्थ रहे। आज से ही हमारा नारा है चाचा। वाह क्या बात है, लोगों को ये नारा भी पसंद आया। कुछ लोगों ने कहा, लेकिन धीरे धीरे क्यों शंकर, अभी भी इकट्ठी पैसे न ले आओ, हमें व मोहल्लों को आसानी हो जाएगी। इन साइकिल वालों दूधियों की फिर हम लोगों छुट्टी कर देंगे। पता नहीं साले किस गंदे तालाब से पानी मिलाकर लाते होंगे। शंकर ने हंसते हुए कहा, मनी प्रॉब्लम है चाचा जी, अब क्या इतने जरा से काम के लिए बाप से पैसे मांगेगा? घर से डंडे मारकर निकाल बाहर करेगा। वैसे ही पिताजी को मरे ये भले काम पसंद नहीं है। उनकी शान को बट्टा जो लग रहा है, आत्मनिर्भर होकर भी जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। वे तो चाहते थे मैं उनकी थोक की दुकान संभालूं और जिंदगी भर शराफत
से अखरोट, बादाम, काजू बेचता रहूं, पर ये सब मुझसे नहीं होगा चाचा जी। मुझे तो अपना करियर राजनीति में बनाना है, उसके लिए समय चाहिए। सुनकर सब हंसने लगे। बड़ी मजेदार बात कही थी शंकर ने। मोहल्लों के लोगों ने सोचा कि जब दूध लेंगे तो पैसा तो देना ही पड़ेगा, क्यों न सब लोग मिलकर शंकर को 500 रुपया दे दे। दूध से हिसाब के बाद कटते रहेंगे। ये योजना सभी को खूब पसंद आई। शंकर को इकट्ठे करके रुपए दे दिए गए। 5 भैंसे और आ गई। सुबह ठीक 6 बजे से डेयरी में दूध लेने वालों की भीड़ जमा होने लगती थी। बहुत सुबह ही शंकर को भी उठना पड़ता था। लोग कहते थे, वाह वाह, शुद्ध दूध की तो बात ही कुछ और है। दूध पीने का मजा तो अब आया है। जो लड़के वहाँ कसरत वसरत करते थे, वे भी वहीं से दूध लेकर पीते थे। उनका लोटा गिलास सब वही रखा रहता था। कसरत करने के बाद कच्चा ताजा दूहा हुआ दूध लोटा लोटा भर पी जाते थे। कसरत करने वाले लड़कों ने एक दिन कहा, दादा हम लोग एक गाय भी पालेंगे। कसरत वसरत करके हम लोग गाय का दूध पिया करेंगे। असली फुर्ती तो गाय का दूध पीने से ही आती है। देखिए ना, गाय का बछड़ा भैंस के बच्चे के मुकाबले कितना फुर्तीला होता है। ये सब गाय के दूध का ही असर ही तो है। शंकर ने कहा, हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है। गाय का दूध पीने से शरीर में चुस्ती नहीं रहती है, शरीर भी ताकतवर एवं छरहरा बना रहता है। तुम लोग चंदा करके दो तो अगले इतवार को ही 2 गाय लेकर बांध दूंगा। ये कौन सी बहुत बड़ी बात है। वैसे भी बहुत से लोग छोटे बच्चों के लिए गाय की दूध की मांग करते ही रहते हैं। सबने चंदा इकट्ठा किया। 2 गाय भी आ गई। मोहल्ले के लोगों ने सुबह आकर देखा कि अखाड़े के उस तरफ कोने में 2 गाय भी बनती है। उनके साथ उनके बछड़े भी बंधे रह रहे। लोगों ने पूछा, वाह ये गाय कब ले आए शंकर? कल ही तो लाया हो चाचा। अखाड़े के लड़कों की जिद थी कि वो गाय का दूध पिएगी। भैंस के दूध से उन्हें सुस्ती आती है, तो फिर मुझे भी आज से गाय का ही दूध दो ना। नहीं नहीं चाचा, ऐसी गड़बड़ बिल्कुल नहीं। क्यों? ये गाय तो इन लड़कों के लिए ही है, इन्हीं के पैसों की है। कसरत वसरत करके आज से ये लोग गाय का दूध ही पिया करेंगे। इनका शरीर छरछरा और फुर्तीला बना रहेगा, दिमाग भी तेज होगा। शिवचरण चाचा ने कहा, तो क्या हम लोगों को बिल्कुल भी गाय का दूध नहीं मिलेगा? देख, मेरा तो हाजमा कमजोर है बेटा। भैंस का दूध अब इस बुढ़ापे में मुझसे नहीं पचता है। उनकी बात सुनकर शंकर की हंसी नहीं रुकी। आपको तो पानी मिला दूध पीने की आदत है चाचा, इसलिए निखालिस दूध अब आपको नहीं पचता है। आप दूध में थोड़ा पानी मिला लिया करें, फिर देखिएगा कैसे फटाक से पचता है। वैसे सच तो यही है कि भैंस के दूध में ही अधिक प्रोटीन, फैट और विटामिन होते हैं। गाय का दूध तो छोटे बच्चों के लिए ही ठीक है, जल्दी हजम हो जाता है। डॉक्टर भी तो छोटे बच्चों के लिए गाय का दूध ही मुफीद बनाते हैं, पर क्या करे, लड़कों की जिद थी। शंकर की बात सुनकर शिवचरण चाचा हो करने हंसने लगे। शरीर पर सरसों का तेल लगाए, हाथों में दूध के लिए लोटा लिए खड़े लड़के भी उठाकर हंस पड़े। शिवचरण चाचा अपनी हंसी रोककर बोले, कैसा मजाक करता है तू भी। मैंने तो वह जमाना देखा है जब आदमी दूध में पानी मिलाकर बेचना भी पाप समझता था। कभी मेरे भी घर में 2-2 गाय पली रहती थी। वह भी क्या जमाना था भाई। शंकर ने शिवचरण चाचा को भावुक होते देखकर कहा, मिलेगा क्यों नहीं चाचा, आपको भी गाय का दूध मिलेगा। आपने यहाँ गाय न सही, भतीजे के पास तो है। बच्चे और बुजुर्ग तो एक समान ही होते।
जिद पकड़ ले तो मानते थोड़े ही है। आप इतना परेशान मत हो। और गाय आते क्या देर लगती है। इस महीने दूध के पैसे आने दो, 4 गाय और लाकर बांध दूंगा आप सब बुजुर्गों के लिए। तब जितना भी चाहे उतना गाय का दूध पीजिएगा। अब तो खुश है ना आप? शिवचरण चाचा वाकई खुश हो गए। उसे दुआई देने लेकर बोले, बेटा हमेशा खुश रहे। गाय का दूध तो साक्षात अमृत होता है। ये भाग यही खत्म होता है। आगे की स्टोरी सुनने के लिए हमारा अगला वीडियो का इंतजार करें। ऐसी कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। सुनने के लिए धन्यवाद।